और 5 निबंध, उसके बाद हिंदी व्याकरण, बस इतना ही है इस पेपर में। हाँ है ना, 5 कविताएं हैं, 5 निबंध है और हिंदी व्याकरण, ये जो है आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। ठीक है। जी। तो इसमें से जो है ये 5 कविताएं में से यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, ये कहीं चली गई क्या शीलू? शीलू का डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। आ जाएगी। तो ये 5 कविताएं, 5 निबंध और हिंदी व्याकरण। ठीक है। शीलू, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या शीलू आपको? अच्छा। तो हम लोग का जो ये पाठ्यक्रम है, इसमें 5 कविताएं, 5 निबंध और हिंदी व्याकरण। व्याकरण एक बार हम लोग ऊपरी तौर से देख लेंगे। संक्षेपण, जब व्याकरण में बोलते हैं संक्षेपण, तो वो आप लोग समझते हैं उसका क्या अर्थ हुआ संक्षेपण? मान लीजिए कि एक पेज में कुछ भी आप पैराग्राफ शॉर्ट में कर देते। बेरोजगारी दिया है, बेरोजगारी के बारे में या किसी भी मुद्दे के बारे में, एक एक पन्ने में दो, तो उसको अत्यंत संक्षेप में आप लोग मुख्य बात क्या है उसको 5 से 10 लाइन में बताएंगे। तो कोई भी बात जो कही गई है, ठीक है शिलू, आत्मिका, यस। कोई भी बात कही गई है, अगर वो विस्तार में कही गई है तो उसको आप कम से कम जो है शब्दों में उसे संक्षेप करके बताएंगे, उसे कहेंगे संक्षेपण। दूसरा है लिंग निर्णय। लिंग निर्णय मतलब कोई शब्द है, वो बताया जाएगा ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है। तो आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा लिंग, जैसे यस। लड़का, ये कौन है, लड़का क्या है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुलिंग है मैम। हाँ पुल्लिंग है, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। हाँ। तो लिंग निर्णय आप लोगों को शब्द दिए जाएंगे, आप लोग के बीए लेवल का, ये तो मैंने बहुत स्कूल लेवल का एक उदाहरण बोला। तो आप लोगों को बताना है कि इस लिंग का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है। तो जो मुझे ये व्याकरण आप लोगों का सिलेबस पाठ्यक्रम दिख रहा है, वो आसान ही दिख रहा है मुझे, कि संक्षेपण में आप लोगों को। क्या बोल रही है आत्मिका? इसमें पल्लव भी पढ़ना है। पल्लवन भी है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। तो पल्लवन में क्या रहता है? इसमें हाँ, पल्लवन में रहता है कि कोई बात बहुत संक्षेप में की गई है, हाँ, 4-5, उसको आपको विस्तार में लिखना है, उसको पल्लवन कहेंगे। मान लीजिए 5 वाक्य है, तो उसको आप और जोड़ के, अपनी कल्पना से जोड़ जोड़ के विस्तार में उस बात को कहेंगे, तो वो पल्लवन होगा। संक्षेपण पल्लवन का उल्टा है। ठीक है। पल्लवन में जो है, कम बात को आपको विस्तार में पूरी व्याख्या करके अपनी ओर से जोड़ के बड़ी बात कहना है। और संक्षेप में जो ज्यादा बात कही गई है उसको जो है उसको संक्षेप छोटे में, छोटे हाँ, लिखना छोटे करके। और लिंग निर्णय आप लोग को समझ गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मुहावरा, कोई भी मुहावरा है, चने चबाना, अर्थ लिख के मुहावरे में प्रयोग कीजिए। तो चने चबाने का क्या अर्थ हुआ, उसने चने चबा दिए, मतलब क्या हुआ? है। एक ही बात को मतलब बार बार रिपीट हाँ, करना। मतलब चने चबा दिए, फिर नाक में दम करना, इस प्रकार के, बहुत तंग करना। तो इस तरह से मुहावरे जो है आ जाएंगे। पत्र लेखन और निबंध लेखन, पहले मैं निबंध लेखन बोलती हूँ। जैसे निबंध लेखन है, कई विषय हो सकते हैं, आपका प्रश्न पत्र ही क्यों ना देखे हम लोग, प्रश्न पत्र भी दिया है ना किसी ने, प्रश्न पत्र भी किया था किसी ने शेयर। निबंध लेखन अभी तो मैं ढूंढ नहीं पा, हाँ। तो जो निबंध लेखन है, मान लीजिए कई तरह के, बेरोजगारी की समस्या, अनुशासन का महत्व, इस तरह से गरीबी की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण की समस्या। तो जब भी कोई निबंध होता है तो पहले आप विषय समझाइए। भ्रष्टाचार की समस्या, तो पहले आप लोग को बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्या है, कि अनैतिक ढंग से जो काम किया जाता है उसे भ्रष्टाचार कहेंगे। तो निबंध लिखना का अर्थ क्या होता है कि पहले जो विषय है, जनसंख्या विस्फोट, तो बढ़ती हुई आबादी, इसका अर्थ हुआ, तो आप पहले विषय को समझाइए। फिर बताइए कि ये समस्या जो है कहाँ कहाँ है,
पर्यावरण की समस्या है तो क्यों है कि ये जो नगरों का विकास हो रहा है, इमारतें बन रहे हैं पर्यावरण में, जिसके कारण लोग ये सब वृक्ष काट रहे हैं। उदाहरण देंगे, आप समस्याओं को बताएंगे। भ्रष्टाचार है तो आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, पहले आप समझाएंगे फिर उदाहरण। ये भ्रष्टाचार आज हमारे समाज के हर क्षेत्र में पाई जाती है, देखने को मिलती है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक, समाज में, शिक्षा का क्षेत्र हो तो एडमिशन के समय जो है घूस लेते हैं, नौकरी के समय कई जगह रिश्वतखोरी हम लोग देखते हैं, तो ये सारे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। हम नेताओं का भ्रष्टाचार बोल, कैसे घोटाला करते हैं, योजना के नाम पर जो है पैसे लेते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ये सारे जो है भ्रष्टाचार की समस्या। तो कोई भी आप निबंध का पहले विषय को समझाइए, फिर उसको, और दूसरे भाग में, 3 भाग में निबंध होना चाहिए। विषय पहले समझाइए, दूसरे भाग में आप उसको बताइए कि ये समस्या क्या है, कैसे उदाहरण देके बताइए, और अंतिम भाग में जो निबंध का होना चाहिए वो निष्कर्ष, कि कैसे ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए, ताकि लोगों को दंडित, भ्रष्ट जो पकड़े गए उनको दंडित करना चाहिए, ताकि ये भ्रष्टाचार ना करे। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। पर्यावरण की समस्या है तो पर्यावरण की समस्या की वजह से क्या क्या ये समस्या आ रही है, बीमारी बढ़ रही है, अच्छी खुली हवा में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस समस्या को बचने के लिए उदाहरण आप दीजिए कि अपने आसपास की घटना के लिए, उदाहरण देके फिर बताइए कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्ष लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है। प्रदूषण की समस्या है तो पहले क्या है प्रदूषण, कई प्रकार के, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है ना, जो गाड़ियां चलती है धुआं से प्रदूषण होता है, कचड़े जलाते वो वायु प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण में जो तेज आवाज होती है। तो प्रदूषण कैसे प्रकार, पहले बताइए। प्रदूषण मतलब जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, आया समझ में? जो स्वच्छ वातावरण है उसको प्रदूषित कर रहा है, तो ये कई प्रकार से हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के द्वारा हो रहा है तो धुआं, ये सब बता देंगे। और ध्वनि प्रदूषण हो गया, और क्या है प्रदूषण में, और क्या बताएंगे आप? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो आजकल नदी है उसमें लोग कचरा फेंक रहे हैं, नदी का पानी को गंदा कर रहे हैं, तो ये जल प्रदूषण हो गया। शिलू, आ रहा है आपको समझ में? यस मैम। आवाज आ रही है आत्मिका? यस मैम। हाँ, तो मैंने ग्रामर से पहले शुरुआत किया है कि हम जब ये व्याकरण तो आएगा ही, एग्जाम देते हैं तो हमें वो समझना है कि पूछ क्या रहा है। निबंध 10 अंक के रहते हैं, 8 से 10 अंक, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। तो कोई भी विषय है, पहले आप उस निबंध का विषय समझाइए कि इसका मतलब क्या हुआ, भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ, प्रदूषण का मतलब क्या हुआ, फिर उसके उदाहरण दीजिए। फिर देखिए कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इसके क्या क्या प्रकार है। ठीक है, तो ये सब जो है उदाहरण दीजिए। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, थोड़ा काम है, 1 सेकंड में आ रही हूँ मैं। हाँ, 1 मिनट में आ रही हूँ। गैस बंद किया बेटा, वही बोलने लगी। अरे जल्दी आप बैठिए। तुम डेली क्लास करती हो अवंतिका? हाँ, तो मैं बता रही थी कि निबंध में जो है क्या क्या, कितने प्रकार होते हैं निबंध के, ये सब बता रही थी। ठीक है, तो और इसके बाद हमारा क्या है, निबंध है पत्र लेखन। अब ये जो पत्र लेखन है वो कई प्रकार के होते हैं पत्र लेखन। मैम, हाँ शीलू? जैसे निबंध लिखना हो तो सबसे पहले विषय डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रदूषण पे आ गया तो प्रदूषण मतलब क्या है ये लिखेंगे। समस्या पे लिखेंगे कि उसके क्या क्या मतलब नुकसान। कुछ और आवाज फिर आ रही है मुझे पीछे से। आप दोनों में से किसके यहाँ से आवाज आ रही है? थोड़ा मुझे आवाज की वजह से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं शीलू? हाँ, मैम पूछ रहे हैं कि निबंध है तो
3 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे ना, एक विषय, दूसरा समस्या और तीसरा निष्कर्ष। निष्कर्ष, बहुत सही। हाँ, तो वो अभी क्या है कि अब अनुशासन हुआ। हाँ, जीवन में अनुशासन का महत्व। हाँ मैम एक चीज ना मुझे आप बता दीजिए, जैसे विषय लिखना है, ठीक है, प्रदूषण पे ही आ गया, तो विषय में प्रदूषण में क्या क्या वर्ड लिखेंगे? हाँ, देखिए, अब ये प्रदूषण जो है, सबसे पहले विषय में आप ये लिखेंगे कि ये प्रदूषण की समस्या आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पहले आप विषय को समझाएंगे। हाँ, कि ये देखो, ये प्रदूषण जो है ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके कारण कई बीमारियां हो रही है, लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। और ये प्रदूषण जो है कई प्रकार के, फिर उसके बाद बीच भाग में बताएंगे उदाहरण। तो मैंने बताया ना, प्रदूषण में आप बता देंगे कि वायु प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण जो है, ये जो वायु में प्रदूषण होते हैं, कैसे होते हैं? ये धुआं की वजह से होते हैं। हमारे अनावश्यक गाड़ियां चल रही है। हाँ, आज के ये जो है औद्योगिक में गाड़ियां चल रही है, जिसके कारण धुआं ये वायु को जो है गंदा कर रहा है। फिर लोग जो है कचड़े को जो है सड़क पर जलाते हैं। तो जितनी गंदी धुआएं हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। फिर दूसरा आप बताइए कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है, गाड़ियों की भी आवाज हो सकती है, हॉर्न हो सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे शादियों में बहुत माइक में गाना बाजा हो जाता है, तो इसकी वजह से कान में जो है बहरेपन की समस्या हो जाती है, कान का ध्वनि कभी कभी फट जाता है। तो ये इस पर जो है एक नियम कानून सरकार को लागू करना चाहिए कि जो है अगर कोई ये बजाता भी है, तो एक उसका जो ध्वनि है वो एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, सीमित होना चाहिए, इतना नहीं कि दूसरे को उससे प्रभावित हो। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण की, ये जल जो पी रहे हैं, आज हम देखते हैं कि अक्सर नदियों में धोबी कपड़े धो रहे हैं, तो कई फैक्ट्रियां नदी के किनारे है, तो उनके केमिकल्स जो है, रसायन जो है, वो पानी में मिलके उसको जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पर्यावरण जो है उसको जो है प्रदूषित कर रही है। फिर निष्कर्ष दीजिए कि हमें जो है लोगों को इसके लिए निष्कर्ष में दीजिए कि शिक्षित करना चाहिए। हाँ, वायु अनावश्यक गाड़ी ना चलाए, प्रदूषित ना करे वायु को, ध्वनि का जो है सीमित रूप में प्रयोग करे। ठीक है, जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं उनको दंडित करें। इस तरह से निष्कर्ष में दीजिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाए। हाँ, तो इसी तरह भ्रष्टाचार में भी आप बता सकते हैं कि जो अनैतिक ढंग से काम हुआ, आज हम कहाँ कहाँ ये भ्रष्टाचार हर हमारे समाज में हर क्षेत्र में दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सरकारी दफ्तर में भी भ्रष्टाचार। उदाहरण दीजिए, फिर निष्कर्ष दीजिए कि सरकार को जो है इस समस्या को सुलझाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इस तरह से दीजिए। अनुशासन है, अनुशासन जीवन में कभी कभी समस्या न होके बताते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य मान लो जी ये है, तो उसमें आप समस्या तो कुछ नहीं है ना। तो मेरे जीवन का लक्ष्य इस तरह से, ये मेरा प्रिय त्योहार, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो आप विषय को देखिए कि विषय समस्या प्रधान है क्या। मेरा प्रिय त्योहार आप लिख देंगे, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। दीपावली है, तो आप बताइए दीपावली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसको आप अपनी तरह से अपना अनुभव बताइए। मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो आप जो है हर इंसान के जीवन का लक्ष्य होता है। लक्ष्य जब हम रखते हैं तभी कामयाबी हासिल करते हैं। तो हर का मेरा ये लक्ष्य है। क्यों लक्ष्य है आप बताइए कि मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, कलेक्टर बनना चाहती हूँ, कुछ देश की सेवा करना चाहती हूँ, अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। तो ये एक लक्ष्य बताइए, और इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए मुझे ये मेहनत करना होगा। ऐसी तो लक्ष्य नहीं मिल जाएगा ना। ठीक है, अनुशासन, तो अनुशासन का कैसे महत्व है जिंदगी में। बिना अनुशासन के आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये अनुशासन हो, विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही महत्व है कि वो समय पर पढ़ाई करेंगे, अनुशासन में रह के। अनुशासन हर के लिए लागू होना चाहिए। कोई भी जो है नियम कानून जो है आज हमारे समाज में हर जगह, चाहे अनुशासन सड़क पर हो तो उसकी भी अलग नियम है कि कोई गाड़ी को गलत तरीके से नहीं चलाना चाहिए। अगर अनुशासन ना हो तो फिर लोग मनमानी करेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। एक फौजी के लिए, एक सैनिक के लिए भी बहुत अनुशासन में सब ये अपना कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है आप अनुशासन बताएंगे, डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं।
तो इस तरह से कई जो है आपके निबंध आ जाते। प्रश्न पत्र हम अगले पीरियड में लेंगे, और प्रश्न पत्र पर भी यस मैम। चर्चा करेंगे। तो अब पत्र लेखन की बात है, तो मुझे ये नहीं पता अभी कि आप लोग के पाठ्यक्रम में कौन कौन से पत्र है, लेकिन पत्र लेखन जो है 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल, औपचारिक मतलब जिसको हम जानते नहीं है उसे हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्र जैसे विद्यार्थी अपने अध्यापक को लिख रहा हो, प्रिंसिपल को लिख रहा हो, या कोई कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी को लिख रहा हो, इसको हम बोलते हैं औपचारिक। जिसमें हम जो है सामने वाले कोई हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, हाँ, और उससे हमारा जो है एक संबंध जो है कैसा औपचारिक संबंध हो, विद्यार्थी का अध्यापक के साथ, कर्मचारी का जो है उसके बॉस के साथ, उसके तो ये या एक राज्य दूसरे राज्य के साथ औपचारिक जो है भाषा में वो पत्र लिखेंगे। तो औपचारिक में कैसा है कि हम अपनी तरफ से नहीं, कुछ उसके नियम है कि सेवा में प्रति, और उसको एक जो है भाषा का ध्यान रखना होगा कि ये नहीं कि हाँ दोस्त, अब दोस्त के साथ आप लिखेंगे तो वो अनौपचारिक हो गया। क्या यार तू क्या कर रहा है, कैसा है, हमने अपने मित्र को लिखा, हाँ कैसी है तू, अभी क्या कर रही है, क्या खा रही है, ऐसा तो हम नहीं लिखेंगे ना। दफ्तर में काम कर रहे हैं तो हम अपने अधिकारी को, तो वो वहां हम औपचारिक हो जाते हैं। अनौपचारिक में क्या है, आप किसी अपने नजदीकी को पत्र लिख रहे हैं, उसमें आपके मित्र हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के मुख्य जो है पत्र हुआ, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में ही जो है सरकारी पत्र भी हो जाते हैं, सरकारी पत्र के कई प्रकार है, ज्ञापन है, आवेदन के लिए आप किसी तरह के पत्र लिखते हैं, नौकरी के आवेदन के लिए पत्र, तो उसमें भी आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए पत्र लिखेंगे। विद्यार्थी है यस छुट्टी मैम। के लिए, तो विषय मान लीजिए छुट्टी के लिए मांग रहा है, तो वो भी औपचारिक पत्र लिखेगा, विषय लिखेगा, पहले वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल का पता लिखेगा, उसके लिए विषय लिखेगा कि 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र, फिर वो लिखेगा कि सेवा में प्राचार्य महोदय, मैं बीमार हूँ या मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा कक्षा में, इसके लिए आप मुझे अवकाश प्रदान करें। उनकी भाषा औपचारिक ही है, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, इस तरह से वो अनुमति मांगेगा, हाँ, ठीक है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य विद्यार्थी ऐसा लिखेगा, आपका आज्ञाकारी। सरकारी है तो वो भवदीय लिखेगा, भवदी वो लिखेगा कि दफ्तर में नहीं आ सकता हूँ, बीमार हूँ या कहीं जा रहा हूँ, अपने से अधिकारी को लिख के, और भवदीय मतलब आपका करके ये है, कृपया जो है आप छुट्टी दे। तो इस प्रकार से, लेकिन वही बात हम मित्र को लिखेंगे, अपनी माँ को लिखेंगे, तो माँ तू कैसी है, क्या कर रही है, अपना सेहत का ध्यान, तो ये अनौपचारिक हो गया। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर है कि औपचारिक पत्र जो है हम जो है या तो सरकार ये दफ्तर का रहेगा, जिसको हम घनिष्ठ नहीं है, जिसके करीब नहीं है, जो रिश्तेदार नहीं है। अनौपचारिक में जो है हम अपने करीबी रिश्तेदार को, मित्र को पत्र लिखते हैं, कैसी भी भाषा में हम छूट है, लेकिन वहां हमें मर्यादा का पालन करना होता है। और सरकारी पत्र है तो उसके भी कई प्रकार के हैं, आवेदन पत्र, ज्ञापन है, तो इस प्रकार के जो है कभी कभी अनुस्मारक भेजा जाता है कि हमने कोई पत्र लिखा तो जवाब नहीं दिया, तो हम फिर से लिखते हैं कि अनुस्मारक मतलब हम याद दिलाते कि पूर्व पत्र के दिनांक इतने इतने संबंध में मुझे प्रतीक्षा है। इस तरह से भाषा जो है बदल जाती है। तो मुझे गेस्ट पेपर में दिखाइएगा कि किस प्रकार के जो है पत्र पूछे जा रहे हैं, तो हम उन्हीं पत्रों पर जो है चर्चा करेंगे। तो ये व्याकरण हो गया। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम देख रही हूँ कि ये जो कुछ कवि मैंने बताया, 5 कवि है, 5 कवि में से जो है मैं जो है यशोधरा पढ़ी हूँ, मैथिली शरण गुप्त की। अब मैथिली शरण गुप्त जब हम कवि को पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे कि ये मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि है। किसी को कुछ पता है मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना है आप दोनों में से किसी ने? नहीं मैम। आपने आत्मिका, आपका ऑनर्स है? यस मैम। हाँ बताइए कौन है मैथिली शरण गुप्त? मैम ये हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, जो हाँ, कि ये कुछ रचना याद है मैथिली शरण गुप्त की?
इनकी एक दो कविता पढ़ी है हमने तो। एक तो कविता पढ़ यशोधरा हमने पढ़ी है। हाँ, कौन सी कविता कुछ याद है? कैसी है इनकी कविता? एक हमने पढ़ी थी, नर हो ना निराश करो मन को। हाँ, ये हमने 10th में पढ़ी थी। है ना। तो ये मैथिली शरण गुप्त कुछ किस युग के कवि हुए, कुछ कह सकते हैं? हाँ? किस युग के कवि होंगे? जैसे कि शिलू, आप ऑनर्स की नहीं तो ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, आपने पढ़ा है शिलू? उसको 4 भाग में बांटा नहीं गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल नहीं। और आधुनिक काल। आत्मिका को पता है ना? तो आत्मिका, अच्छा, ये जो मैथिली शरण गुप्त है, इसमें आप किस काल में रखेंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल के कवि किस में रखेंगे आप इसे? मैं भक्ति करना होंगे। भक्ति काल में कैसे हुआ? सगुन निर्गुण भक्ति धारा में कहीं भी मैथिली शरण गुप्त है? नहीं, फिर फिर तो ये आदिकाल में आएंगे। अरे, आदिकाल तो भूलिए, ये आधुनिक काल के अभी कवि चल है। रही है। आधुनिक आधुनिक काल के काल में कवि नहीं है जो होंगे। 19वीं शताब्दी के बाद लिखे। और आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावाद के बाद का युग। तो 19वीं शताब्दी के बाद के कवि में भी पहला जो आधुनिक काल है भारतेंदु युग है। तो ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, बल्कि उसके बाद जो द्विवेदी युग है 1900 से लेकर 1918 के बीच में जो कवि है, वो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कई लेखकों को प्रोत्साहित किया, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने के लिए, साहित्य लिखने के लिए। उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने उस युग में कई महान कविताएं लिखी जो अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उनका काम, ये जो है मैथिली शरण गुप्त का कई कविताओं में जो है ये यशोधरा एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, ये कैसे, अब वो समय कैसा था 1918 से 1900 से 1918 का समय क्या था? किसका राज्य था हमारे देश में शिलू? 1900 से 1918 यस। के बीच में हमारे देश में कौन किसका शासन था? इतिहास है कि नहीं? हाँ आत्मिका, किसका शासन था हमारे देश में 1900 से 1918 के बीच में? अंग्रेजों का अंग्रेज। शासन। आ? अंग्रेज। हाँ सही बोले, अंग्रेजों का शासन था। तो हमारे देश की क्या स्थिति थी? लोग आजादी की लड़ाई लिख रहे थे, लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जो है क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने देशभक्ति की, अंग्रेजों से लड़ने की, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की। समझ में है? ये प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीयता की कवि है। मतलब राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हैं। इनकी कविता को पढ़ेंगे तो राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, क्योंकि जैसा युग होगा कवि वैसे ही चित्रण करेंगे। हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये प्रेरित कर रहे थे। तो ये राष्ट्रीय धारा के एक प्रसिद्ध कवि थे, लोगों को प्रेरणा दिया इन्होंने आजादी की लड़ाई लेने की। इनके भारत भारती के साथ कई कविताएं जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है काफी प्रसिद्ध इन्होंने कविताएं लिखी। जैसे साकेत भी इन्होंने लिखा। ठीक है, साकेत लिखा, यशोधरा जो है इनकी कविताएं हैं। तो यशोधरा में जो है देशभक्ति की नहीं है, बल्कि एक स्त्री की पीड़ा है। यशोधरा यहाँ जो नाम है वो, इस कविता पर आज चर्चा करेंगे। तो कौन है ये यशोधरा, आप लोग को पता है दोनों में से किसी को? गौतम बुद्ध की बात हाँ, करते हैं। तो ये यशोधरा जो है इस पाठ में ये गौतम बुद्ध की पत्नी, हाँ, यशोधरा है। तो इसके कई भाग है, जिसमें से एक भाग है, मतलब कविता बहुत बड़ी लंबी कविता है और उसको कई शीर्षक भागों में विभाजित करके लिखा गया है, जिसमें से एक इसका अंश लिया गया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यही है आपके पाठ्यक्रम में जहां तक मैं समझती हूँ, है ना? कंफर्म ना आत्मिका? यस हाँ, मैम। क्योंकि मैंने अंदाज से ये लिया कि मैंने बताया आप लोग को पहले कि मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रही थी, मैं दूसरा विषय पढ़ा रही थी। और अभी जो है लॉकडाउन में सारा विषय मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है। शिवदत्त सर थे, वो भी दूसरे जा रहे हैं छोड़ के, वो भी ज्वाइन वाइन होने जा रहे हैं, तो अब अकेली बची मैं। तो ये यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की
प्रसिद्ध कविता है। तो जब भी कोई कविता की व्याख्या करते हैं आप लोग, तो पहले उसके कवि का थोड़ा परिचय दीजिए। आया समझ में शिलू, आत्मिका? यस। कभी पद है तो सीधा आप पद की व्याख्या मत कीजिए, पहले लिखिए यह पद या यह पंक्ति द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य से लिया गया है। आया समझ में? यशोधरा जो है, फिर मैथिली शरण गुप्त को बोलिए कि ये एक राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, और ये आदर्श की स्थापना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, इन सब की बातें मैथिली शरण गुप्त जी अपने कविताओं के माध्यम से करते हैं। यशोधरा ये काव्य जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है। तो उसमें ये सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो उसमें इस कविता में ये जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, उनको गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उनको सोता हुआ छोड़ के, जो कहानी है, चले जाते चुपके से, वो चले जाते हैं अपना जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, घर छोड़ के चले जाते हैं। राजा थे, राजकुमार थे वो। इतना तो पता है शिलू की नहीं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ? हाँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो इनका सिद्धार्थ नाम था, पहले सिद्धार्थ नाम था। तो ये जो है वैराग्य ले लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, और जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और कई उनके शिष्य आगे चल के रहे। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने उपदेश दिया, नीति दिया, और बाद में बोलते हैं कि उन्हें जो है एक प्रकार से दिव्य जो है ईश्वर की जो है दर्शन हुए, जो भी है उनको वहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई। तो इसकी पत्नी जो को यशोधरा को जब पता चलता है, इसमें इस कविता में यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया है। वो क्या कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मुझे 2-4 लाइन अभी याद है, मतलब सिद्धि हेतु स्वामी गए, मतलब सिद्धि प्राप्ति के लिए स्वामी गए। ये गौरव की बात, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे पति जो है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, घर छोड़कर गए, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो मुझे बता कर नहीं गए। मुझे, मेरी पीड़ा क्या है कि वो घर तो छोड़ के गए सिद्धि प्राप्ति के लिए, मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी क्यों गए? मुझे बता कर जाते, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह के जाते। तो वो अपनी पत्नी को, यशोधरा अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि मेरे पति जो है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो मुझे बता के नहीं गए। तो कविता हम लेके अगले पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, आज मैं केवल सारांश बता देती हूँ। तो वो आगे क्या कहती है, वो ये बोल रही है कि मुझे इस बात का दुख है कि शायद उन्हें ये लगा होगा कि वो मुझे बताएंगे तो मैं उनको रोक लूंगी, नहीं जाने दूंगी, शायद वो इसलिए नहीं बता के गए मुझे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो मुझे समझ नहीं पाए कि मैं उसके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनती। हाँ, वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो मुझे दुख इस बात की है कि मैं उनकी पत्नी थी, वो मुझे समझ नहीं पाए। उनको ये डर था कि शायद मैं उसको रोक लेती और वो चले गए मुझे बिना बताए। फिर आगे वो पीड़ा अपना बताती है। वो क्या बताती है कि उनको ये भी नहीं पता कि मैं एक क्षत्रिय नारी हूँ। क्षत्रिय नारी हूँ। क्षत्रिय नारी क्या करती है, अपने पति को खुद ही रण में, कहीं युद्ध भूमि में खुद सुसज्जित करके भेजती है, पूरा तैयारी के साथ भेजती है। रणभूमि में जब मरने के लिए, वीर गति प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय नारी भेज सकती है, तो क्या मैं इनको सिद्धि प्राप्ति करने के लिए रोकती? ठीक है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने मुझे इतना भी नहीं समझा कि मैं कोई कमजोर दिल की स्त्री नहीं थी, बल्कि मैं एक क्षत्रिय नारी थी। आगे वो जो है वही अपनी पीड़ा व्यक्त करती है कि वो उसकी राह देखेगी, कभी ना कभी आएंगे उसके पति। तो इस प्रकार से वो कई उदाहरण देती है। और ये कविता रख के हम लोग एक एक पद का व्याख्या करेंगे, और कैसे अगर मिलेंगे कभी तो कैसे स्वागत करेगी, सब कुछ भूल जाएगी, चरणों में समर्पित हो जाएगी अपने पति की। तो यहाँ जो है आप सारांश में ये बताएंगे कि इसमें ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी, आधुनिक युग के द्विवेदी काल के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद जी के सरस्वती पत्रिका
से प्रेरित होकर उन्होंने कवि देशभक्ति की कविताएं लिखी। हाँ, और उसमें जो है आप बता दीजिए कि यशोधरा जो है ये जो है एक नारी की पीड़ा, गौतम बुद्ध की पत्नी की पीड़ा को इसमें व्यक्त किया गया है। और प्रसंग ये है कि बिना बताए गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, तो वही अपनी पीड़ा को वो अपनी सखी के द्वारा व्यक्त करते हैं। और उसे ये इस बात का दुख है कि उसके पति उसे पहचाने नहीं इतना वर्ष उसके साथ रहकर भी। तो उसी की पीड़ा को एक एक पद जो है, मेरे ख्याल से 8 से 10 पद है सखी, वो मुझसे कह के जाते, तो उसकी हम व्याख्या अगले कक्षा में हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने बताया ना आत्मिका की, ये सब है कविता आपके पास, जागो फिर एक बार, सुख दुख, ये सब है आपके पास। तो एक बार ग्रुप में ये अग्निपथ। कविताएं भेज दीजिए, तो यशोधरा की व्याख्या करने के बाद हम बाकी एक एक कविता को लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो शीलू, हिंदी में आपका सिर्फ यस। यही पेपर है ना, और दूसरा नहीं है ना हिंदी के लिए? आत्मिका, आपका ऑनर्स के साथ एक ये आ गया, और कोई नहीं है ना पेपर, है ना? आपका ये जो पेपर ये 3 और 4 और एक ये हिंदी हो गया, है ना? 3 पेपर हो गया आपका हिंदी। तो इसको हम लोग जो है बीच-बीच में जो है पढ़ेंगे, सब्सिडी का भी मैम ऑनर्स के आपकी साथ। आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, क्या बोल रही है शीलू? आपकी आवाज आवाज कट मैम जा रही थी। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या? मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। खैर, वैसे क्लास खत्म हो गया है, कुछ पूछना है आप दोनों को? अब ये हम लोग वो पढ़ेंगे, इसमें अबोध लिखा, बोध लिखा है, बोधा, अबोधा। कहाँ? इसमें 50 मार्क्स में दिया हुआ है व्याकरण में, व्याकरण में क्या दिया है? अबोधा। अबोधा? यस व्याकरण में मैम, तो मैंने अभी देखा, अबोधा कहीं नहीं दिखा मुझे। दिया हुआ है मैम, संक्षेपण, पल्लवन, लिंग निर्णय और मुहावरे और ये पत्र लेखन अबोध। पत्र लेखन अबोधा। अबोध, एक मिनट देखती हूँ। हाँ, अवबोध, कंप्रीहेंशन, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो अवबोध, ठीक है। तो मैम आज रहने देना, फोन डिस्चार्ज हो गया। हाँ, फोन ऑफ हो जाएगा, फोन डिस्चार्ज हो गया पूरा किसका अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, 5 मेरा। मिनट। फोन, फिर किसका फोन पढ़ते ऑफ हो पढ़ते रहा है? बंद हो जाएगा आत्मिका, फोन ऑफ हो मेरा। रहा है? हाँ ठीक है, यस क्लास मैम। खत्म हो गया, हम अगले पीरियड में बोलेंगे, वैसे भी हो गया 40 मिनट के करीब, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, चलो आप रिचार्ज कीजिए फोन को। हाँ ठीक है, अगले क्लास जब होगा मैं बता दूंगी, सूचित कर दूंगी, ठीक है।